है, हो नहीं जाता, ट्रेंड खत्म करवाया जाता है। फास्ट फैशन ब्रांड्स का है, दिस इज नाउ आउटडेटेड, दिस इज नो लॉन्गर इन फैशन, दिस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ स्टाइल। इफ यू आर नॉट फेयर इनफ, you need to buy fairness cream. Ivan is one of the front runners that I feel is doing incredible. You have Archive Rithwik, who I think just won the Circular Design Challenge as well. Studio Medium, 1111, Akaro. I love Pero, I love Injury, I love Maku, Soham Dave, Naushad Ali. मतलब बहुत हैं. Can be found and can be worn by somebody, because if you're comfortable, you can your body allows you to move freely. And if you're able to move freely, you're able to express whatever you want to express without feeling weighed down, constricted, restricted, confined. कि मेरे father, I mean we are Sikh, so मेरे father तो turban है, मेरे भाई ने भी अपने बाल रखे हुए हैं, but मैंने बाल काट लिए थे अपने बहुत young. And my problem was कि भाई how do you produce so much for so many people at the same time without the funds also? और मैं सोच रही थी क्या लोग ऐसे रिस्पॉन्स मेरे ब्रांड के साथ, you were able to survive that time और सच में कुछ कंज्यूमर्स बन गए आपके। और अगर उनको कुछ रेडी रैक पे मिल जाए उनके साइज का, that's a huge win. And it was a lot more expensive to hire Indian models than it was. Hi Urvashi. Hi Gaurav, how are you? I'm doing good. Urvashi, मुझे एक बात बताइए, आप मदर है 3 बच्चों की और आपको एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसके अंदर आपको LA डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, देन वोग ने आपको फोर्सेस ऑफ फैशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया है, देन यू हैव आल्सो रिसीव्ड द यंग इनोवेटिव डिजाइन अवार्ड। इतना सब कुछ करने के बाद व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट? I would say हवा तो खाती ही हूँ, but eggs. अच्छा, so that's my protein. मतलब what keeps you going? Because ये पूरा स्टोर आपने क्यूरेट किया है, then creating a sustainable brand, and then जो sustainable brand जो पूरी दुनिया में इतना renowned है, and then there is a family life also. So what keeps you motivated? How do you bring that balance in your life? I don't know about balance, but I feel कि हमारी lives ना actually intertwined है. Everything is not disconnected from the other. So आपने sustainability की बात की, वो word बहुत भारी है, but I would say more like responsible. अगर हम दुनिया की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर हमारे बच्चे हैं और हम उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो भी कार्य हम अपने लिए डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं सस्टेनेबिलिटी कहती हूँ एक तरह से जी। और जिंदगी का मजा पूरी तरह से लेना चाहिए। मेरी बचपन में मेरे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे बहुत ट्रैवल करने के, और मेरे फादर फौज में थे और मेरी मदर आर्टिस्ट थी, तो वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का भी अनुभव बहुत यंग उम्र में मेरे को मिला, और एक क्रिएटिव स्पिरिट और क्रिएटिविटी, कलर्स, पेंट्स, कैनवस हमारे घर में चलता ही रहता था। मेरी नानी भी एक पोएटिस थी, मेरे नाना भी एक लेखक थे, तो हमारी फैमिली में पोएट्री, आर्ट, कल्चर, कहानियाँ रचना, रोज शाम को बैठ के एक छोटी सी बैठक होती थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जब भी हम दिल्ली आते थे छुट्टियों पे, तो ये एक बचपन में मेरा एक्सपीरियंसेस रहा, इन्फ्लुएंसेस थे, सीखने को बहुत मिलता था। उनकी कहानियाँ सुनते थे हम, उनकी ट्रैवल्स की, उनकी एक्सपीरियंसेस की, वो क्या करते थे अपनी कविता में, अपनी कहानियों में, और क्या उनको इंस्पायर करता था। तो ये बहुत सीख मिली बचपन में। उसके बाद मेरे पिताजी के साथ जब हम ट्रैवल किए, पूरे मतलब मैं कहूँगी इंडिया का एक कोना कोना, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैवल हुआ, एंड वो नेचर में था मोस्टली, बिकॉज ही वॉज इन द इन्फेंट्री, ही वॉज इन द बॉर्डर एरियाज, तो हमको वो बहुत ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस हुए नेचर में रहने का। और नेचर में जब ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है, व्हेन वी आर इनहैबिटिंग स्पेसेस दैट आर एक्चुअली फॉर वाइल्ड लाइफ, यू सी द इम्पैक्ट of your footprint of your existence on the ecology of, you know, and that entire region. How are people impacted by human habitation, and क्या हम उनका respect करते हैं,
क्या हमें उसकी कदर है, क्या हमें उसका कोई फर्क पड़ता है जी। अगर उनकी लाइव्स और उनकी इकोलॉजी में चेंज आता है तो, और हम ही वो चेंज क्रिएट कर रहे हैं उनकी लाइफ में। तो जब आप ये बहुत करीब से देखते हो ना, तो ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक वे में मेरा इंटरेस्ट और कमिटमेंट हुई कि मैं कुछ ऐसे करूं जाके मैं रिस्पॉन्सिबली करूं, माइंडफुली करूं, और धरती और उसके जो लोग हैं, प्लैनेट एंड पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों चीज़ें, और कला और क्राफ्ट कि वो भी हमारी एक तरह से पहचान और लैंग्वेज है। करेक्ट। तो ये बस मेरे बचपन के अनुभव से ही मुझे ये इंटरेस्ट भी आया और करने की इच्छा भी हुई कि अपनी देश की क्राफ्ट को दिखाएं, एक कंटेम्प्रेरी ग्लोबल वे में दिखाएं। तो ये था मेरा, मतलब बच्चे तो हो ही गए और कभी ज़्यादा सोचा नहीं उनके बारे में कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, घर होना चाहिए बच्चों से पहले। नो, आई वॉज लिविंग इन अ रेंटेड फ्लैट। आई नेवर थॉट टू डीपली अबाउट, बस सही लगा तो किया। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज माई चिल्ड्रन आर वेरी इंडिपेंडेंट, they are very independent minded as well. Okay. अपनी decisions खुद लेते हैं। We can't live vicariously through our children. Everybody is born with their own dreams, with their own kismet, with their own journey, and I think you just have to give them a loving environment and a support to allow them to explore their own interests. That's how I've had my children be in my life, and they experience it differently. Got that. क्योंकि when I was researching about your brand, सबसे ज्यादा जो fascinate मुझे किया वो ये कि फौजी की लड़की पूरे इंडिया में घूमी हुई, फिर उसके बाद आई थिंक अल्जीरिया भी गए थे आप। बिल्कुल। उसके बाद व्हेन यू वर वेरी यंग, आप वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड कॉलेज एसमॉड इंस्टीट्यूट जो पेरिस में है, जो कि फेमस है कंसेप्चुअलाइजेशन स्किल्स के लिए, बिल्कुल, जिसमें से इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स, थेरी मुगलेर, देन वी हैव ओलिवर रूस्टंग, एंड देन वी हैव नाउ जैकमूस। यस, ये सारे लोग निकल रहे हैं। उसमें से एक इंडिया से एक यंग लड़की जाती है, वहां से पढ़ाई करती है, और वो भी फ्रेंच में। हाँ, फ्रेंच में, और वापस आती है और सस्टेनेबल ब्रांड शुरू कर देती है। तो मैं काफी फैसिनेटेड था कि कोई बाहर जाके, हर किसी के दिमाग में होता है कि मैं कुछ वेस्टर्न वेयर ब्रांड स्टार्ट करूं, राइट। बट व्हेन यू केम बैक, आपका पूरा जो ध्यान था वो इंडियन आर्टिजन्स की तरफ, इंडियन क्राफ्टमैन की तरफ। सो आई रियली वांट टू नो कि क्या सिर्फ बचपन की ही ये सारे अनुभव थे, या देयर वाज समथिंग एल्स कि आप देख रहे थे कि ये बहुत जरूरी है? नहीं, मैं दो चीजें मैंने देखी। पेरिस में जाके मैंने इसे मियाके के लिए इंटर्न किया था फॉर वन ऑफ द पेरिस फैशन वीक शोज। इट वाज अ शॉर्ट स्टिंट, बट जो एक्सपीरियंस रहा और फिर उसको देखा मैंने। वैसे देखा जाए तो जापानीज डिजाइनर्स ने अपनी कल्चर को एक डिजाइन लैंग्वेज, एक डिजाइन एस्थेटिक बना दिया था। करेक्ट। और मोस्ट ऑफ दीज जापानीज डिजाइनर्स settled in Paris. They opened their stores there. The world got to know of them in Paris. It was around the 80s जब ये हुआ। और अब now it's like a mecca. By when I went to study, it was Paris to me was a mecca of fashion because I had lived in Algeria. वहाँ पे फ्रेंच स्कूल में मैं पढ़ी थी, क्योंकि अमेरिकन स्कूल तो था नहीं, 1 साल के लिए था। उसके बाद मॉम डैड ने बोला नहीं, घर तो बैठोगे नहीं, तुम फ्रेंच स्कूल में जाओ। So I learned the language. I studied in the French school. I did my IB. So I said कि अगर पढ़ना है fashion, तो मैं the birthplace of fashion में जाके पढ़ना है। Correct. So for me, it was Paris or no other place, and it was the best institute in Paris or no other place. So एक मन में, जैसे मेरे फादर है ना, बहुत वो कहते हैं आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, तो ये हमेशा माइंड में था कि एक एस्पिरेशन होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, और उस ड्रीम को कैसे पाना है वो खुद ब खुद रास्ता निकल ही आता है। अगर ड्रीम है तो रास्ता भी निकल जाएगा जी। You know, where there's a will, there's a way. So मैं पहुंच गई वहां पे। जब पहुंची और मैंने ये देखा, जब मैंने ये जापानीज कल्चर का एक विश्व में एक उसकी रीच देखी, एक उसकी एस्थेटिक की पहचान देखी, तो मैंने कहा हमारी हिंद की ऐसी आवाज नहीं है, और फैशन में तो है ही नहीं। वहां पे 60s में इंडियन आर्टिस्ट जो मॉडर्न मास्टर्स हैं, एमएफ हुसैन, रजा, वो सब उस वक्त वहां पे थे। और वर्ल्ड ओवर, यू नो, देयर इज अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्ट दैट जर्मिनेटेड इन इंडिया बाय इंडियंस, एंड दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर देयर एक्सप्रेशन।
Correct. I felt that when I came back to India, मुझे लगा कि यहाँ पे wedding wear है, trousseau fashion था. It was only occasion based. मगर every day our existence, we must feel like we must speak and communicate who we are as Indians and that respect, especially internationally. जब आप बाहर रहते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे लोग we are trying to integrate into their society. We're not proud of our own culture. I sensed this, and when I sensed this, I said ये बदलना है, क्योंकि हमारे देश की जो खूबी है, हमारी लैंग्वेज से लेके लैंग्वेजेस से लेके हमारे क्विजीन्स से लेके हमारे टेक्सटाइल्स से लेके हमारी पूरी कल्चर सभ्यता कहीं पे भी मुझे बाहर नहीं दिख रही थी. Correct. और घर में मुझे बहुत दिख रही थी because my mother was an artist, my नानी was a पंजाबी poetess, तो वो one of the literary greats of our country. और मैंने कहा इतनी चीज़ों में हमारी कला है, खूबसूरती है, बट ये हमें दिख नहीं रही है. तो मैंने कहा I have to create a brand that speaks of India, that speaks of its soul, but can be found and can be worn by somebody that is global and that can be bought and can be an aspiration for people around the world. Why only limited to India? So अब 15 years your brand is there. कैसे define करेंगे आप अपने brand को अब? एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो fluid, freeing, flow. Flow, okay. All right. So I've seen your TED talk also. There also you always use 3 similar letter words and then you describe things. But we will come to that. Yeah. हम उस पे आएंगे. So your brand is fluid, freeing and flow. Okay, so this is how you are. अब मुझे एक और जो आपके ब्रांड में खासियत जो समझ आई कि जो अभी जो जेनजी वर्ल्ड के जो ट्रेंड्स हैं, दे मे बी ओवरसाइज, जेंडर फ्लूइड, ट्रांस सीजनल और एंटिफिक, ये सारे ट्रेंड्स आप 15 साल पहले कर रहे थे यहाँ पर और उस टाइम पर इंडिया ऐसे नहीं था जो एंटी फिट की तरफ जा रहा हो, जो ओवरसाइज की तरफ जा रहा हो. और उस टाइम पर एक डिजाइनर आता है पेरिस से पढ़ के इंडिया में और उसके बाद एक ब्रांड स्टार्ट करता है. तो ऑफ कोर्स यू वर वेरी अहेड ऑफ योर टाइम. तो उस टाइम पर व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और मे बी यू गॉट वो जो अर्ली मूवर एडवांटेज मिला था, या उस टाइम जब आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया वो बड़ा चैलेंजिंग था? मतलब व्हाट वाज द सीन व्हेन यू स्टार्टेड दिस? आई थिंक अर्ली मूवर एडवांटेज तो नहीं था. इट वाज जस्ट एन अपहिल टास्क. It was complete very very challenging, I would say. But एक चीज जरूर मुझे पता थी कि जो मुझको भाता है, जो मेरा प्योरेस्ट एक्सप्रेशन है, मुझे वही करना चाहिए. अब वो क्या ट्रांसीजनल था, क्या उसे एंटी फिट कहते थे या क्या उसे जेंडर फ्लूइड कहते थे, वो मुझे वर्ड्स नहीं पता थी. Okay. क्योंकि वो मुझे आई रिमेंबर मेरी पहली कलेक्शन जब मैंने FDCI में शो की थी, उस कलेक्शन के बाद शिफाली जी आई, शिफाली वासुदेव, और उन्होंने बोला कि उर्वशी आपको पता है कि आप जो कर रहे हो ये इसे ट्रांसीजनल कहते हैं. Okay. मैंने कहा थैंक यू फॉर टेलिंग मी, बिकॉज उन्होंने इमीडिएटली उस कलेक्शन के बाद नहीं, सेकंड कलेक्शन के बाद शायद उन्होंने मुझे आके बोला होगा कि उन्होंने देखा होगा कि वो एक कंटिन्यूटी में वो देख रही थी कुछ. करेक्ट. और मुझे उसका इतना एहसास नहीं था, बस मैं नेचुरली ऑर्गेनिकली क्रिएट कर रही थी कुछ, बट वो उसको पहचान पाई एज अ जर्नलिस्ट, एज अ आउटसाइड क्रिटिक, एज समवन. तो मैंने अपने बहुत कुछ मुझे खुद सीखने को मिला है. बट एक चीज जरूर थी कि मैं आई स्टक टू व्हाट वाज नेचुरली कमिंग फ्रॉम विद इन मी. ये चीज मैंने बहुत, आई रियली वॉन्टेड टू बी एज ट्रू एंड ऑथेंटिक टू वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, एंड ऑल ऑफ दैट रियली केम फ्रॉम माई ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस. मेरे फौज में रहना, मेरी मदर मेरे फादर के कपड़े मुझे दे देती थी कि भैया मैं नए नहीं खरीद सकती, अब इसी को जो भी करना है इसी को पहनना पड़ेगा. So I would end up wearing a lot of my brother's clothes, which were everything from shorts to shirts, and you know, obviously he was bigger than me, and a lot of the times I was just draping and styling it. तो स्टाइलिंग पे मेरा बहुत ओवरसाइज कपड़े आप पहन ही रहे थे बचपन में, क्योंकि यू नो जहाँ मजबूरी होती है वहाँ वन इनोवेट्स. सो ऑप्शन था नहीं नए खरीदने का, और मॉम ने कहा
देखो कंफर्टेबल है, योर आई यूज्ड टू साइकिल, आई वाज अ कंप्लीट टॉम बॉय। तो मैं पहाड़ों पे चढ़ना, यहाँ खेलना, पेड़ों पे चढ़ के हम जामुन तोड़ते थे, आम तोड़ते थे। तो फिर मॉम वाज लाइक देखो ये पहन लो, कंफर्टेबल है। सो दीज वर द थिंग्स दैट बिकेम वेरी सिग्निफिकेंट इन माय कलेक्शंस एंड इन एवरीथिंग आई क्रिएटेड। Comfort, because if you're comfortable, you can allow, your body allows you to move freely. And if you're able to move freely, you're able to express whatever you want to express without feeling weighed down, constricted, restricted, confined. मतलब सांस लेना बहुत जरूरी है। आपने मेरे टीवी में देखा होगा, उस पर लिखा breathe. Because that for me is something we all need to do. Breathe. And वो breath तभी होती है जब जगह हो breathe करने के लिए। तो the oversize came from there, the comfort, functionality, modularity, अगर कोई word है तो I do not know, but तो ये सब जो मेरी and the gender fluid, क्योंकि कभी मैंने हमारे घर में भी जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट होता था उस इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाता था। मेरे भाई को खाना बनाने का शौक था, तो वो मम्मा से सीख के he would be cooking dishes। मुझे शूटिंग का शौक था। Okay. So I'm a very good shot. I'm very good in sports. I was a runner in junior national. So I was a complete and thorough tomboy. Correct. So my father was a mountaineer. I wasn't raised in gender norms. Gender norms at all. लड़कियों को ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बाल भी अपने बहुत जल्दी काट लिए थे, जबकि मेरे फादर, I mean we are Sikh, so मेरे फादर तो टर्बन है, मेरे भाई ने भी अपने बाल रखे हुए हैं, बट मैंने बाल काट लिए थे अपने बहुत young. So my family was like okay. इसको कुछ करना है, इसको करने दो, इसको रोको मत। So to each their own. We kind of respect that. मतलब क्योंकि very contradictory, Sikh family, military, और कोई जेंडर नॉर्म्स नहीं है। मतलब आपके वर्ल्ड में आपने वो सब देखा ही नहीं है। बिल्कुल। कि कितने जेंडर स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। बिल्कुल। ग्रेट। और वही आपके ब्रांड में दिखने लगा। एब्सोल्युटली। अभी तक ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जो क्रिएटिव पार्ट है उर्वशी का वो दिख रहा है, अब मुझे वो बिजनेस वुमेन वाला पार्ट देखना है, बिकॉज बिजनेस इज बिटवीन यू एंड कंज्यूमर। द बिजनेस एंड कंज्यूमर। अब 15 साल पहले अगर कोई एंटीफिट गारमेंट्स बना रहा है, कोई डिजाइनर आया है जो सस्टेनेबल और आर्टिजन की बात कर रहा है, उस टाइम पर ये उतना बड़ा नहीं हुआ था। बिल्कुल। आई नो राहुल मिश्रा और गौरव जय गुप्ता, वो सारे डिजाइनर्स उसी टाइम पर आपके पहले और बाद में आने शुरू हुए जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात की, मगर द इंडिया एज अ मार्केट वाज नाइव, नहीं पता था उनको। बिल्कुल। उस टाइम पर जो बिजनेस आपका इस तरह से बिजनेस वाज रिएक्टिंग विद कंज्यूमर, क्या कंज्यूमर्स आ रहे थे, क्या चैलेंजेस? सो चैलेंजेस तो पहले बहुत थे। एक तो आर्टिजनल फैब्रिक्स, आर्टिजन्स के साथ वर्क करके टाइमलाइंस, मैनेजिंग कस्टमर एंड कंज्यूमर एंड बायर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बायर्स बोलते थे फैशन वीक्स पे आते थे, अच्छा हमें अभी चाहिए। मैंने कहा इसको तो वीव करने में ही 2-3 महीने लग जाएंगे, उसके बाद यू हैव टू प्रोड्यूस इट। तो ये जो चैलेंजेस थे, ऑब्वियसली एज अ यंग डिजाइनर आई कुडंट प्री order the fabric correct before time. It was challenging, but what I did do, I innovated within and my problem was how do you produce so much for so many people at the same time without the funds also? Because we were selling, it was a consignment model. Correct. They would not pay for anything. Correct. And then they would keep your stock on the shelves, and then after that they'd send it back to you कि जो रह गया। And obviously, and when you say they means, I mean retailers, I mean brick and mortar stores in India. That was my first avenue to sell. ठीक है। उस टाइम ऑनलाइन था नहीं उतना। ऑनलाइन था ही नहीं, और दूसरा खुद के कोई कनेक्ट या बायर्स या कस्टमर्स थे ही नहीं जी। So how would you, the only marketplace there was, so the first challenge was to get the stores to actually want to keep your products on the rails. Exactly. वो चैलेंज कैसे? क्योंकि उस टाइम पर you were the only one who was doing. I think जब आप पैशनेटली अपने पैशन को जितना ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज it's almost, I mean, अभी मैं वापस मुड़ के देखती हूँ तो मैं कहती हूँ it was like wishful thinking, but I think that even the people that I was speaking to, because I was speaking about a future India, and अगर कोई दूसरा इंसान भी एक फ्यूचर देख सकता है, आपके विजन को समझ सकता है, and उनका जो सपोर्ट मिला, I think that was phenomenal at a time where customers पूछते थे कि ये खादी का ये इतना महंगा क्यों है? So to convince them of the design, वो आज भी पूछते हैं बट कम पूछते हैं। I would say कि उस टाइम की बात बताइए। मतलब वो वैल्यू एडिशन, वो गारमेंट का डिजाइन has to compete with something that has a lot of embroidery.
बिकॉज लोगों को बुनाई का तो कुछ पता ही नहीं था. हैंड वोवन कह लो तो अच्छा, हैंड वोवन तो क्या हुआ, उनको सिर्फ एम्ब्रॉयडरी समझ में आती थी. तो आप मानोगे नहीं, अभी 15 साल बाद मैंने पहले डिजाइन में एम्ब्रॉयडरी इंट्रोड्यूस की है न्यू कलेक्शन में, जो कि अभी आपको यहाँ दिख नहीं रही है, बट वो न्यू कलेक्शन में 15 साल बाद मैंने इंट्रोड्यूस की एम्ब्रॉयडरी. और मैं सोच रही थी क्या लोग उसको ऐसे रिस्पॉन्स मेरे ब्रांड के साथ, बट वो एम्ब्रॉयडरी भी मेरी ही सेंसिबिलिटी में है, मेरी एस्थेटिक में है, बट लाइक ऑल ओवर कांता जैकेट्स, रिवर्सिबल, टोन ऑन टोन, तो मतलब एक डिजाइन है. सो आई फेल्ट आई गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू सिलुएट, ओके, बिकॉज एंड द फिट. A customer when they wear a garment and if they feel incredible in it, तो वो feeling तो हाथ के बुने हुए फैब्रिक से हो ही जाती है. Correct. Natural organic fibers say you feel a certain way because your body is able to breathe in whichever climate you are, and it really has this sort of sense of luxury to it. तो मैंने कहा बस आप किसी को बस उसको पहना दो, फिर वो अपने आप से बिक जाने वाला है. So the challenge was to get the customer to try the silhouette and to make the silhouette attractive enough for them to want to try it, even without the embellishment. Correct. So I think I focused a lot on the silhouette, on the form, on the adaptiveness of the collection. मैं ये आपके सिलवेट की बात ही कर रहा था कि जैसे अभी जो ओवरसाइज है और एंटी फिट है वो इतना कूल है जेंजिस की वजह से कि पीपल डोंट केयर, मगर उस टाइम पर एक बहुत बड़ा एक वो जो फिगर हगिंग कि मैं मोटी लग रही हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत डिजाइनर्स को दे नीडेड टू क्रिएट स्टफ जो लड़कियों को पतला दिखाए और लंबा दिखाए. बिल्कुल. और उसके बीच में उर्वशी कौर आ रहे हैं जो फ्लूइड गारमेंट्स दे रहे हैं, जिसके अंदर बॉडी का सिलवेट कहीं छुप जाता है. हाँ. जो कंफर्ट दे रहे हैं. उस टाइम पर ये बहुत रेडिकल है सोचना कि you were able to survive that time and you were able to tell people कि yeah this is good, और सच में कुछ consumers बन गए आपके. I think पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि जब एक कस्टमर जो लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज की हो और अगर उनको कुछ रेडी रैक पे मिल जाए उनके साइज का, that's a huge win. हाँ. तो I think my first customers were people who could never find something like that. Slightly older age group of women, because उनके लिए designers ज़्यादा create नहीं कर रहे थे. हाँ. Already वो तो wedding wear कर रहे थे, wedding and mostly wedding trouser wear था, जो Pret आया भी. A lot of publications had launched. जो आपकी जितनी भी international publications हैं, Vogue से लेके, देखिए आज it's a beautiful thing to know that today supporting me, Elle actually recognized me as part of the Elle graduates. Okay. They have an Elle graduates every year. Okay. Whichever graduating community of fashion designers get recognized by Elle. At that time, मतलब क्या है? मतलब meaning जब आप शो करते हैं, आपका first showing के बाद या second showing के बाद, every year they announce the Elle graduates. That means they recognize like a debut collection, you know. They recognize who they think have the potential to become big brands in the future. Correct. They recognize them for their design aesthetic and for whatever their expression is. Correct. And I remember being part of the Elle graduates in 2013 or 2012 with Masaba. There was me, there was Anand, there was Nimish. There was many brands that are today flourishing. So at that time, you know, there was only one publication that was looking at emerging designers from India that had a unique voice. Correct. And an expression. And that was a recognition that really made me feel, okay, I'm doing the right thing. 15 years later, you know, Elle Designer of the Year again was huge, you know, acknowledgement for me, although one doesn't do it for the awards, but one feels that sense of that you've achieved something, that people have come to recognize what you have been doing. And you know, of course it is like art. It is something that's very personal to you. Your design is very personal to you. But is the brand offering consumers something? What is their pain point? What is the problem I'm solving? What is the gift I'm offering to the world? Correct. The gift is that I have lived my life in an environment where I have not looked at the world from the lens of gender. Correct. I have never consumed fashion from that perspective. So I feel whatever design you like, if it speaks to you,
and to who you are deep down, you should just wear it, because if you wear it, it is most authentically you. And if you wear something that really speaks of you and you feel so incredibly comfortable in it, guess what? You will radiate. You will feel incredible. You will feel like a Superman of sorts or a superwoman of sorts, you know. So I think it goes back to speaking about our identities. Got that. Who are we individually at an individual level, and who are we in a larger sense, like globally? How do we recognize ourselves? How do we connect to our own identity and our own past? Right. So for me, it was obviously, it's intangible, right? It's not something you can just put it and say, okay, you know, that's me. Why is it you? What about it you are drawn to? So these were questions that I think, answering to myself. And you become your loudest cheerleader. You have to become your most delusional muse. And when people see you, if people see a short, bigger woman wearing oversized, they're like, oh, you're looking really good. And why are you looking, you know, they can't understand. So they want to emulate you. Yes. Then they want to see that. So I think, again, problem solving for people, for consumers that did not have options available to pick off the rack. That was my first win. Second was pure chance. I just created my first shalwar that is inspired from a patiala, which was even adding more volume than a patiala does. And I created it. And it didn't go with a kurta or a suit. It was with a crop top and a anti-fit shirt, asymmetric shirt. And guess what? Sonam, on her first stint to Cannes, her first visit to Cannes, she wore 3 Indian designers and she wore the brand and she wore that shalwar, she wore that shirt inside and a layer over it. So she did the whole Urvashi Kaur leg thing for her first visit to Cannes. Oh, wow. She wore the brand's tent dress as well, with a denim jacket. So she showed the world how you can wear contemporary Indian clothing that is inspired by our traditional clothing, and it can look very modern, it can look very global. It's about how you wear it, how you style it, and how you feel in it ultimately. And if you wear it with pride, everyone else thinks, oh wow, that's something, that's how a trend starts. You know, you need somebody that really expresses it. So yeah, I have Sonam Kapoor to thank for starting the trend and wearing oversized with aplomb and something that was not shiny, did not have color. In fact, she even wore, it was a pale grey color. Oh. Yes. Okay. So like kudos. Like the wall. Like the wall, literally. Yeah. So kudos to somebody, you know, who's known for style. Who's known Sonam for style. Is just known Totally. for style, yeah. And for her to embrace a monochrome palette, oversized, especially with her wheatish complexion, you know, you're telling girls out there that look like you that it's okay to wear a grey. You don't have to always wear like a contrasting color, or, you know, you don't have to lighten your skin. You don't have to do any of that. So I think finding these brand muses, representing the collection through imagery, and by choosing Indian models in my campaign imageries. And I would use, you know, a diverse community of Indian girls and boys who I would choose for my campaigns, really wanted to communicate that, look, I am changing the way beauty and our own fashion. I'm not only creating fashion that is born here for consumers in India and globally, but it is also being represented by Indian models. Correct. And it was a lot more expensive to hire Indian models than it was to hire, you know, East Europeans back then as well, even now. So it's every step of the way, you just invest in your vision and the fact that you want to change the way the world looks at us Indians around the world. Correct. That was the aim, more than just, you know, fashion was a platform, is a medium for me. But the aim is to really be proud of who we are and where we come from. Love that. Our heritage.
तो इसमें ना मुझे एक बिजनेस डिसरप्शन ये लगता है कि यूजुअली द डिजाइनर्स दैट आई नो, लॉट ऑफ देम वो कुछ एक बहुत क्रिएटिव कलेक्शन करते हैं Yeah. और उसमें से जो चीजें बिकती हैं देन नेक्स्ट सीजन दे विल स्टार्ट। सो यूजुअली क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसके द वे द कंज्यूमर इज चूजिंग योर स्टफ, योर ब्रांड स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इन दैट डायरेक्शन। वो Yes. नेविगेट करता है। बिल्कुल। मगर यहाँ पर यू वर ट्राइंग टू फाइंड मोर उर्वशी कौर्स Yes. who have not seen world Yes. with that gender specification. You were looking at people who were so confident about themselves that Yeah. and there were no options. तो Yes. फिर उनको एक डिजाइनर वेयर मिलता है जो उनके बारे में सोच के बना रहा है। बिल्कुल। So that would have been like such a treasure find for them. Yes. And then I think उस तरह से you started building बिल्कुल। your consumer community. मुझे भी एक बात बताइए, जो शुरुआत में who were your first stores? I will, definitely thank Ensemble and Ugan. Okay. They were the first two stores. उन्हें to- समझ आ गया आपका? उनको समझ आ गया था. I think they were also wanting to offer something that the audience didn't have. So that is, I think, the role of a curator. And if you have a platform, you must use it responsibly. And I think the examples I've given, Sonam Kapoor using her position as being such a powerful voice in fashion and as an Indian icon, when she is invited to Cannes, she chose to wear only Indian brands, as opposed to Aishwarya, who had been walking the red carpet at Cannes 10 years before that and did not wear Indian brands. Correct, So yeah. I think that is what I really hail as standing by your own choices, your own understanding of who you are and what you want to represent and how you want to use your position of power to change the world understanding of Indian design, fashion. Today, every actress, every actor, every movie, film that is represented at Cannes, they are all now wearing Indian brands and Indian designers. Yeah. So we have single-handedly Sonam Kapoor to thank for that. Similarly, I think Ugan and Ensemble have they really were ahead of the game. They really were there to give us that place they expressed faith in our collections and in what we had to offer. And even though a lot of the times it did not make commercial success, it might have been that, listen, we are going to invest in you, we are going to change how people could respond to your work, and we will find that way together. So I think that's what I have a lot of people to thank for. Got that. And so I get that. अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हम कॉलेजेस में जब डिजाइन प्रोसेस पढ़ाते हैं, हाँ जी, तो उन्हें इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड और कॉन्सेप्ट बोर्ड और वो सब चीज से, हाँ, पर आप एक डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो जिसको बोलते हैं आर्टिजन सेंट्रिक डिजाइन। क्या है वो प्रोसेस? एक्चुअली मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंस्टिंक्टिव है, बहुत कोलैबोरेटिव है, और वो एक डिजाइन कॉलेज के करिकुलम से नहीं पैदा हुआ। करेक्ट। क्योंकि मैं फ्रांस बाद में गई थी। मैंने जो भी पैटर्न मेकिंग या कैसे सिलता है कोई गारमेंट, कटिंग कैसे होती है, उसको असेंबल कैसे करते हैं, ये सब मैंने कॉलेज में नहीं सीखा। मैंने कॉलेज से पहले, जब मैं एक फैशन डिजाइनर के यहाँ काम कर रही थी, मैंने खड़े होके मास्टर जी से सीखा है, मैंने टेलरों से सीखा है। तो मेरी जितनी भी नॉलेज है, उतना भी मुझे सीख मिली है इस कला के बारे में, इस क्राफ्ट के बारे में, वो मुझे आर्टिजन से ही मिली है। तो मैंने जैसे देखा, अब क्या है, इंडिजिनसली हिंदुस्तान में हमारी जितनी भी, जैसे आप कहेंगे, हमारी जो फिलॉसफीज हैं या हमारी एक वे ऑफ लाइफ है, जिसे कहोगे आप हिंदुइज्म कह लो या जस्ट बीइंग इन इंडिया, इररिस्पेक्टिव किस रिलीजन के हो आप जी, आपकी जो सीख मिलती है आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, वो एक नॉलेज, कैसे विजडम हमारी पास डाउन होती है हिंदुस्तान में, वो मुंह बोली होती है जी, या वो एक भाषा के थ्रू होती है, वो लैंग्वेज में कम्युनिकेट की जाती है, वो रचनाओं में जाती है, वो कथाओं में जाती है। तो जो मास्टर भी है वो अपने फादर से सीख रहा है कि पैटर्न कैसे काटना है, कपड़े को कैसे काटना है और सिलना कैसे है। जो तुरपाई वाली लेडीज हैं वो भी अपनी माओं से सीख रही है कि कैसे सीना है, हाथ से कैसे किसी चीज को सीना है। जो बुनकर है वो भी अपने फादर से सीख रहा है कि ये बुनाई कैसे करनी है। जो डायर है वो भी अपने फादर से सीख रहा है। करेक्ट।
वो कोई स्कूल में जाके उसका कोई फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं। तो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं कॉलेज मैंने हिस्ट्री सीखी, आई डिड हिस्ट्री ऑनर्स, उसके बाद थिएटर किया, फिर जाके मुझे लगा कि नहीं मुझे कॉस्ट्यूम्स के थ्रू मुझे फैशन करना है। ठीक है। तब मैंने जाके उनके साथ बैठ के मैंने ये कला को सीखा। तो ये तो आपने उनसे सीखा। बिल्कुल। तो अगर किसी डिजाइनर को सीखना है ये, हाँ, आर्टिजन सेंट्रिक डिजाइन, तो इसमें क्या आप पहले ये सोचते हो कि वो क्राफ्टमैन कैसे बना पाएगा, उस हिसाब से डिजाइन करते हो? आर्टिजन सेंट्रिक नहीं, मैं तो इनफैक्ट मैंने टेक्सटाइल डिजाइन भी नहीं सीखी जी। तो मैं तो सिर्फ बुनकर को बुला लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि देखो ये जो गैप छोड़ा हुआ है, हाँ, क्योंकि अक्सर वो साड़ी बना के लाके दिखाते हैं। करेक्ट। तो साड़ी के पल्ले में एंड में वो तोड़ी हुई होती है, उन्होंने वीव वो ना पूरी वीव नहीं किया होता है, एक गैप छोड़ते हैं वो। तो मैंने उनको बोला क्या ये हम हर दूरी में थोड़ा थोड़ा, मैं सोच रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप मुझे ये गैप क्रिएट करना है जी। तो मेरे साथ मेरी मर्चेंडाइजर थी, उन्होंने कहा उर्वशी क्या हम ये कर सकते हैं? मैंने कहा किसने रोका है? कर तो हम कुछ भी सकते हैं। किसने रोका? मतलब इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन, करेक्ट, बिकॉज देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ थॉट। आई एम नॉट कीपिंग द कंज्यूमर इन माइंड, आई एम नॉट कीपिंग कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है, अगर आपने कोई चीज सीखी हुई है तो आपको पता है कि वो लहरिया करने के लिए, वो टाई डाई करने के लिए आप लाइट पे ही डार्क डाल सकते हो, आप डार्क पे लाइट नहीं कर सकते। Correct. तो जब मैंने पहली बार लहरिया किया तो मैंने कहा मुझे कुछ नया क्रिएट करना है, मुझे देखना है कि ये डार्क बेस था, मैंने कहा इसके ऊपर मुझे ये लाइट करना है। तो उन्होंने कहा कि मैम ये सही नहीं होगा। मैंने कहा मुझे पता है सही नहीं होगा, बट मैं देखना चाहती हूँ कि होगा क्या। तो जब हमने उसको एक्सप्लोर किया, ठीक है, तो एक नई मार्बलिंग इफेक्ट आ गई। करेक्ट। मैंने कहा दैट्स इनक्रेडिबल। मैंने कहा चलो पूरी कलेक्शन बनाओ इस पे अब। करेक्ट। That's how the discovery is really interesting. It is because I imagine something in my head and I want to express that. ठीक है। How to achieve it is now the challenge between the dyer or the weaver, me, and then it is crafted into the clothing. कपड़ा भी मैं unlike जैसे आपने कहा कि एक डिजाइनर्स आजकल जब पढ़ते हैं उनको पहले बोला जाता है मूड बोर्ड बनाओ, उसके बाद अपना कलर निकालो, ये करो, रेफरेंसेस निकालो, सिलुएट्स बनाओ, फिर यू नो एंड योर फैब्रिक्स कम। देन मेरी शुरुआत कपड़े से होती है, कपड़े का टेक्सचर, कपड़े की फील, कपड़े का ड्रेप। और अक्सर एक कोई मुझे या तो फैब्रिक दिख जाता है या मुझे कोई कारपेट दिख जाता है या मुझे चलते हुए सड़क में मुझे एक वो जो आपके ना सीवेज के ऊपर वो ग्रिड्स बने होते हैं, कवरिंग्स होती हैं, कभी वो दिख जाता है। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा डिजाइन है, इसको हम ब्लॉक प्रिंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई लाइक लीनियर पैटर्न्स, आई लव ट्राइबल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं कलर से। तो बट मेरी शुरुआत फैब्रिक से होती है। तो अब अगर फैब्रिक में मान लो मुझे कोई फैब्रिक पसंद आ गया जो मैंने खुद डेवलप नहीं किया है बट सोर्स किया है, तो उस सिचुएशन में मैं वो फैब्रिक में अगर बॉर्डर है तो मैं कहती हूँ अच्छा मुझे एक ये डिजाइन में मुझे बहुत अद्भुत करना है। तो वो जो लिमिटेशन होती है फैब्रिक की, क्योंकि अब मैं उसको वीव नहीं कर सकती हूँ, चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ अब ये जो है ये लिमिटेशन में मैं क्या इसको किस फॉर्म में ला सकती हूँ। मैं उसका फॉर्म, उसके विड्थ और मुझे उस बॉर्डर को कहाँ प्लेस करना है, उसके बेसिस पे मैं उस फॉर्म को डेवलप करती हूँ। तो कपड़े से मैं फॉर्म को डेवलप करती हूँ और फॉर्म से फिर जो बच जाता है, मान लो साड़ी का फिर बचा हुआ पीस बचता है, Correct. अब मैं कहती हूँ अब ये इस बचे हुए पीस में क्या बन सकता है, टॉप बन सकता है, क्रॉप टॉप बन सकता है, छोटा ट्यूनिक बन सकता है, स्कर्ट बन सकता है, फिर मैं उस सिलुएट को बनाऊंगी। करेक्ट, करेक्ट। ये तो बहुत इंट्यूटिव मतलब ये इसका कोई एंड बहुत कुछ मैं ड्रेप करती हूँ। करेक्ट। बस मैनिक्विन पे डाल के या खुद अपने ऊपर रख के, या अक्सर तो मैं मास्टरी ऐसे रख के देखो, मैं देखना चाहती हूँ कैसे लगता है। सो यू नो आई एम फाइंडिंग द बैलेंस just very intuitively, and that's also because how I saw my mother cut up her sarees, upcycle it into kurtas, then shirts, cushion cover, then jharan. You know, it took a whole cycle to get to the jharan, but yeah, to me that's how it is. Even embroideries, I will create a small khaka. मेरे patchworks हैं अभी, I mean बहुत डिटेल में भी हम जा सकते हैं, but समय शायद नहीं है इतना. But I think there is no one way to approach design. Absolutely. And collaborative ये होता है कि जब मैं पैचवर्क के साथ जो भी वेस्ट होता है हमारा जनरेट होता है, वो हमारे जो कारीगर हैं, मैं उनको बस बोलती हूँ कि दो थोड़ा मिक्स मैच कर देना। मतलब सेम पैटर्न को मत लेना, बस इतना
एक जनरल ब्रीफ दी जाती, दैट्स इट। अब जो भी कतरन उस पैटर्न में फिट आ जाता है, उस कतरन को वो काट देते हैं और फिर उसको पीस टुगेदर करते रहते हैं। तो हर पीस दूसरे से एकदम अनोखा है एंड कस्टमर्स को हम ये बताते नहीं है। जब वो पूछेंगे, और अक्सर हम चाहते हैं कि वो फोटो ना देखें उसकी, हाँ, बट हम ऑनलाइन में भी हम लिखने शुरू कर दिया कि these are unique pieces, they are crafted out of waste, Correct. so don't expect the exact same, हाँ. and customers अब हम ट्रस्ट करते हैं, Correct. कहते हैं I trust you fully। तो बहुत बदलाव ले आए हैं हम कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना एंड दैट कोलैबोरेटिव प्रोसेस। और हर डिजाइनर, हर आर्टिजन, मेरा टेलर भी बैठ के डिसाइड कर रहा होता है कि अच्छा उसको किसके साथ क्या मिलाना है। एंड एम्ब्रॉयडरी भी हम कोई खाका नहीं बनाते। अक्सर हमारी कुछ एम्ब्रॉयडरीज होती हैं जो हमारी ऑल ओवर होती हैं, जो हम खाका बनाते हैं, बट जो हमारी प्लेस्ड होती है उसमें हम बस एक डायरेक्शनली कि भाई मुझे इस एरिया में चाहिए है तो वो, और 3 कलर थ्रेड्स चाहिए, बाकी वो टेलर और वो एम्ब्रॉयडरी वाला खुद ही बनाता है उसको। ओके, तो ये जो प्रोसेस के अंदर जो ग्रे एरियाज है उसमें से इतने इनोवेशन निकलते हैं। आई थिंक आपके प्रोसेस की यही खूबसूरती भी है। विश की कॉलेजेस भी इस तरह सिखाना शुरू करें, क्योंकि जब डिजाइनर खुद से ही सोचते सब कुछ, बिल्कुल, तो बहुत जल्दी ब्लॉक आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। मगर व्हेन यू नो कि देयर इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस में से भी मुझे कितनी चीजें मिलने वाली है, बिल्कुल, आई थिंक दैट रियली वर्क। उर्वशी, मुझे ना ये पूछना है कि जैसे आप सस्टेनेबल आर्टिजन्स के साथ वर्क करते हैं और इन क्लस्टर्स के साथ वर्क करना, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि किस तरह के क्लस्टर्स इंडिया में हैं और वो किस तरह के काम करते हैं? इट्स इनक्रेडिबल। गवर्नमेंट की एक साइट है जहां आपकी टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया एंड वहां पे कौन से क्लस्टर्स हैं उसकी नॉलेज अवेलेबल है जी। तो यंग डिजाइनर्स कैन गो access that site and can go and see कि वहाँ पे किस किस्म का काम किया जाता है। हर रीजन की एक खासियत है। मैं राजस्थान की जैसे बात करूंगी तो वहाँ पे कोटा फैब्रिक भी वीव होता है, फिर आपका कुछ और क्राफ्ट्स भी होते हैं, जैसे लहरिया हो गया, आपका अजरक हो गया, आपका ब्लॉक प्रिंट हो गया। तो जो भी अलग अलग रीजन्स में, वेस्ट बंगाल में आपका जामदानी है, आप डिपेंड्स ऑन के आपको किस क्राफ्ट में इंटरेस्ट है जी। इतने ज्यादा, मतलब हर दूसरे तीसरे गांव में एक जमाना ऐसा होता था कि हर गांव में बुनाई होती थी और कोई ना कोई वहां की कला होती थी, क्राफ्ट होता था जो वो अपनी ही कम्युनिटी के लिए बनाते थे, वहीं पे कंज्यूम होता था, उसकी यूजेज भी वहीं होती थी। वो आपकी यूटेंसिल्स हो या पॉटरी हो या फर्नीचर हो, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ लेगेसी इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल वीविंग। तो आई थिंक कॉलेजेस में थोड़ा बहुत तो उनको वो एक्सपीरियंस कराते हैं कि जाइए क्लस्टर ढूंढिए, उसमें क्राफ्ट के साथ कुछ इनोवेट करिए, कुछ डिजाइन करिए। बट आई थिंक कि थ्योरी हैज इट्स ओन प्लेस, अंडरस्टैंडिंग, but I think more than that, practice. There are many great designers जो हिंदुस्तान में बिना कॉलेज में भी गए, बिना फैशन को प्रॉपरली पढ़े या अंडरस्टैंड किए, आप आर्टिजन से ही बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आज फॉर मी हाईएस्ट लग्जरी इज हैंडमेड, करेक्ट, हैंडक्राफ्टेड। एंड जो मजा है किसी चीज को लो प्रोसेस से बनाने का, बिकॉज व्हाट इज द मोस्ट लग्जरियस थिंग दैट वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर, व्हाट इज द एपिटमी ऑफ लग्जरी इज टाइम, करेक्ट, या, और हम उसी के पीछे भागे हैं, हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। तो जब आप थोड़ा टाइम लेके कोई चीज बनाते हो और वो भी हाथ से, देयर इज अ मेडिटेटिव प्रोसेस टू इट, देयर इज अ, यू कनेक्ट विद योर सोल, इट विल नॉट, आई मीन जो भी है। और अब अगर आजकल with digital platforms, it's an incredible opportunity for young people, and I see brilliant young designers doing incredible work because उन्होंने ये कहा है कि हम यहीं बैठे कंटेंट बना के हम पूरी विश्व में अपना क्राफ्ट दिखा सकते हैं, अपनी रीच है हमारी, और हमारी ऑडियंस कहीं से भी आ सकती है। तो वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट इस चीज पे करना है कि हम कौन है, हमें क्या करना है और हमें किस चीज से खुशी मिलती है। हमेशा रिवर्स प्रोसेस में नहीं चलना चाहिए कि भाई एक गैप है मार्केट में, उस गैप को फिल करो, बिकॉज सस्टेन भी तो करना है अपने आप को, करेक्ट। यस, यू कैन फिल अ गैप इन द मार्केट इफ देयर इज अ गैप, बट इज इट यू? इफ यू हैव टू बी डिवोशनल टू योर ब्रांड, तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि जिस चीज में तुमको बहुत खुशी मिलती है और बहुत अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट मिलता है,
तुम अगर वो करोगे तो तुमको बहुत ही ज्यादा सक्सेस भी मिलेगा, तुमको मे बी अ स्लो बट इट इज अ स्टडी, उसमें आपको इंजॉयमेंट इतनी मिलेगी कि आप वो स्ट्रगल्स, क्योंकि स्ट्रगल तो हर एक की जिंदगी में है, स्ट्रगल्स हर एक के पाथ में, हर एक की जर्नी में, आपकी भी अगर मैं जर्नी बैठ के सुनना चाहूँ तो जरूर मुझे ये मिलेगा कि, एंड मैं तो कहती हूँ कि जैसे मैंने पढ़ाई हिस्ट्री की बट बनी फैशन डिजाइनर। हो सकता है कई लोग अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं एंड देन लेटर दे डिस्कवर कि नहीं मुझे ये करना है क्योंकि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत क्यूरियस है। मैं तो अपने बच्चों को भी ये बोला, मेरी बेटी शी टुक आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट एंड शी वाज ग्रेट इन साइंसेस, बट मैंने कहा कुड बी गुड इन मेनी थिंग्स, बट यू हैव टू डू व्हाट यू want to explore. Correct. Even if you're not great at it, it doesn't matter. You will get there. You'll get there. Correct. You will get there, or you'll enjoy the process of learning something, and that will inform your future work. So I think you must always be exploring. You must find, it should float your boat. That's what it should. तो जैसे आपने कहा कि जो यंग डिजाइनर्स है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे। आई ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पीपल हु कंसल्ट विद मी। अब बहुत डिजाइनर्स तो लड़कियां ही हैं अभी। Yes. और ये जो गर्ल डिजाइनर, उनको लगता है कि ये आर्टिसन पता नहीं कहाँ रहते होंगे। बिल्कुल। हम दिल्ली में रहते हैं, एसी घरों में रहते हैं, ठीक है, अब हमें उन आर्टिसन के पास जाएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे? तो उनके दिमाग में ना एक वो पिक्चर जो है वो बड़ी इंडिपेंडेंस गांव वाली पिक्चर है। बिल्कुल। कि वहां खाना मिलेगा कि नहीं, मच्छर काटेंगे, ये लोग कैसे रहते हैं। सो यूजुअली इन लोगों से मिलने का तरीका क्या है इजीली आर्टिसन? मैंने बहुत सारे तरीके हैं। मेरी खुद की इनिशियल पहचान अक्सर आर्टिसन से दस्तकार में, दिल्ली हाट में। तो अगर आप दिल्ली में हैं या यू हैव मार्केट्स क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड सपोर्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल फ्रॉम द ग्रास रूट दैट आर कमिंग हियर। एंड आजकल के जमाने में व्हाट्सएप है, ईमेल्स हैं, आर्टिजन कम्युनिटीज भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। वो लोग भी मतलब फोटोज खींच के हमें भेज देते हैं कि अच्छा ये देखो लूम पे लगा हुआ है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको गाइड करके उनके साथ रिमोटली भी काम किया जा सकता है। अच्छा। बिल्कुल, इट इज नॉट डिफिकल्ट लाइक इट वाज 15 years बैक, एंड एक बार वो कनेक्ट बन जाता है। वो लोग भी आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं खुद। दिल्ली तो उनका आना ही आना रहता है। दिल्ली इज अ बिग मैसिव प्लेस फॉर हब फॉर फैशन डिजाइनर्स। लॉट ऑफ डिजाइन कम्युनिटी इज इन दिल्ली। तो अगर आपका दिल्ली आना हो सकता है तो दिल्ली तो जरूर आइए आप। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बट अगर आप ट्रैवल करते भी हैं, आजकल तो ट्रैवलिंग, स्टेइंग कनेक्टेड, your phone can be tracked no matter where you are. We are living in the digital age, so take advantage of that. और I think मैं differently कहूंगी कि आजकल हम ज्यादा protected हैं। People might think it different. I feel कि रिपोर्ट्स ज्यादा होती हैं तो इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो हमें लगता है या डर लगता है कि गर्ल्स अकेले ट्रैवल नहीं करेंगी या नहीं कर पाएंगी। बट आज अगर आपको एक वीडियो लेके आप यूट्यूब में डालिए, वायरल हो जाएगा। Correct. मतलब आपको गवर्नमेंट को शेकअप करना, आप शेकअप कर सकते हैं। Correct. यू कैन बी ट्रैक्ड। आजकल तो जो सुविधाएं हैं हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं थी। उस समय इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती थी और किसी का कुछ पता भी नहीं चल पाता था। Correct. So today the young generation has a voice and has a community online. So I think, and collaboratively working with artisans, it's great because they understand, they are also learning. उनकी भी future generations आगे बढ़ रही हैं। हम ही एक आध, मतलब in my journey I've supported so many, तो आप देख रहे हो कि उनका growth भी कैसे हो रहा है। Correct. सो इट्स इनक्रेडिबल। कई बार हम जाते थे, मैं बोलती थी देखो मैं आपको इतने ऑर्डर तो नहीं दे पाऊंगी इतने मीटर का, बट क्या आप ये डिजाइन इंटरवेंशन करना चाहते हो? तो वो कहते हैं हाँ 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 हमको सीखना है। उनको भी सीखने की चाह है। सीरियसली मेरे सारे जितने भी यंग ब्रांड्स हैं वो कहते हैं सर हम जैसे आर्टिजन को बोलते हैं ये करना है चेंज, वो कहता मैम ये तो होगा नहीं। मैं आपको कह रही हूँ सीरियसली, या तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करें। मैं ये जरूर कहूंगी, आपने कहा कि आपने कन्विंस कैसे किया स्टोर्स को, आपने कंज्यूमर्स को कैसे कन्विंस किया। तो मेरी जो एक तो 90% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है तो मैं अगर इसको पहन के हूर परी लगूंगी तो लोग मुझे देख के खुद भी लगना चाहते हैं।
तो how am I communicating my own brand? Even online, I am trying very, very hard to communicate the ethos and what we stand for and who we are. And trust me, as they say, Michelangelo, did not create David. David was always there. He revealed David. तो उसी तरह आपकी जो एस्थेटिक है, जो भी एस्थेटिक है आपकी, एज अ डिजाइनर, एज अ क्रिएटिव, यंग क्रिएटिव, आपकी ऑडियंस है, उसको बस रिवील करनी है और उसको बस अट्रैक्ट करना है। आपको अपनी ट्राइब बिल्ड भी नहीं करनी है ऑलरेडी वो, बस आपको अपना डिजाइन कम्युनिकेट करना है, वो आर्टिजन को हो या वो कंज्यूमर को हो। आप किस खूबसूरती से उसको कम्युनिकेट करेंगे कि वो भी आपके फन में फनकार हो जाए। करेक्ट। ये ट्रस्ट मी, अगली दफा मैं गई राजस्थान, मेरे को राजस्थान हेरिटेज वीक में इनवाइट किया गया 2 बार। दैट वाज माय फर्स्ट वे आई कनेक्टेड विद राजस्थानी क्राफ्ट, राजस्थानी टेक्सटाइल, एंड मुझे ये मौका मिला था। मैंने कहा इस मौके को तो मैं गंवाने नहीं वाली। और जब मैं नेक्स्ट ईयर गई, मैंने देखा कि उन्होंने उसी डिजाइन को 3-4 और कलर्स में भी बना दिया था। आई वाज लाइक वाओ। सो यू जस्ट सी कि उनको मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, उनको डिजाइनर्स की वैल्यू समझ है, क्योंकि आजकल वीवर्स और डायर्स और क्राफ्ट्स पीपल आर गोइंग एंड डायरेक्टली सेलिंग टू द, इट्स direct to customer. Correct. So they want to create and evolve that design to match the consumer's evolution and expectation. So they value design interventions. तो बस आप किस तरह से उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप बताइए। अगर आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस होगा तो वो भी कॉन्फिडेंस आपकी लेंगे। Got that. Because they have marketplaces now, digitally as well. So मुझे एक बात बताइए, जैसे हम आर्टिजनल क्लोथिंग की बात करते हैं, हाँ जी, लोग भी कहते हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी इज फॉर एलिटिस्ट। जैसे वो कपड़े बनते हैं और पे वेजेस एंड द रॉ मटेरियल और जो टाइम लगता है उसको बनने के लिए, ऑफ कोर्स वो उसके प्राइस के ऊपर अफेक्ट करता है। बिल्कुल। सो हाउ डू यू बैलेंस दैट प्राइसिंग कि वो कंज्यूमर भी जो आपके पास आ रहा है उसे ना लगे कि वो ओवर पेइंग, बिल्कुल, एंड यू आर एबल टू सर्वाइव दिस बिजनेस अगेन, पे फेयरली। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ये रिस्पॉन्स मैं दूंगी कि जब हम लोगों को ये समझाएं कि वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, टू आवर पास्ट एंड सी हम लोग कैसे जीते थे, हमारी कल्चर में क्या था। हम एक बहुत ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, या तो साड़ी होती थी या शॉल होता था, हमारी दादीज नानीज एक खरीदती थी, करेक्ट, 2 खरीदती थी, अपनी पूरी जिंदगी उसको वो चलाती थी। जब वो खराब हो जाता था उसको रफू कर देती थी, उसके बाद वो जब और तंग हो जाता था तो फिर उसको काट के कुछ और बना देती थी, फिर उसको काट के कुछ और बना देती थी। तो जब किसी एक चीज पे खर्चे हुए चीज की वैल्यू, या अगर उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने संभाल के रखी है तो वो अपनी बेटी को देती थी, ठीक है, और उनकी बेटी को। करेक्ट। तो अब किसने कहा है कि हमें हर महीने इतने कपड़े खरीदने हैं? कम खरीदो मगर अच्छा खरीदो। क्योंकि अगर हमें ये समझ आ जाएगी, मतलब यंग जनरेशन को तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि आज आपने देखा, आज दिल्ली में बाढ़ हो गई थी और बहुत सारे पेड़ अपरूट हो गए थे। वो अपरूट क्यों हुए? क्योंकि प्रॉपर सीवेजेस नहीं बने हैं, अर्बनाइजेशन हो गई है, आपकी सीमेंटेड surfaces आ गए हैं, there is no room for the tree and the seepage of water to happen, and there is no room for the tree's roots to hold the soil. Correct. तो ये तो होगा, बट ये बारिश की प्रॉब्लम है, आंधी की प्रॉब्लम है, पेड़ की प्रॉब्लम है, ये इंसान की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्रिएट किसने की? इंसान ने की। और देन टू थ्राइव ऑल्सो हमने जगह नहीं छोड़ी, तो ये तो होगा। अब वो टूट के हमारे ऊपर ही गिर रहे हैं, हमारी सड़कें इंपैक्ट हो रही हैं। तो दिस इज अ रियलिटी। तो यंग जनरेशन को क्लाइमेट चेंज एंड द अदर प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग, अर्बनाइजेशन, मतलब जिस स्पेस में लोग इतने लार्ज मात्रा में इकट्ठे होके कोई रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो होगा। तो अगर हम अपने इम्पैक्ट को ही देख लें तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर क्या है। तो कंज्यूमर को अवेयर बनाना कि देखिए, आप सस्ते में 10 गारमेंट्स आप खरीद रहे हो फ्रॉम फास्ट फैशन ब्रांड जो कि हिंदुस्तान में प्रोड्यूस कर रही हैं, एक्सप्लॉयटेटिव तरीकों से प्रोड्यूस करवा रही हैं, आप ही के कम्युनिटी के लोग, मतलब हिंदुस्तानी
लोगों को एक बहुत सस्ते दाम दिए जा रहे हैं उस काम के लिए, और वो बना के उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो इंपोर्ट कर रहे हैं हायर प्राइस पे, और आप उस चीज को खरीद रहे हो, एंड देन फिर वो आप उसको डिस्पोज कर रहे हो क्योंकि उसकी क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ट्रेंड खत्म हो जाता है। और ट्रेंड खत्म हो नहीं जाता, ट्रेंड खत्म करवाया जाता है। फास्ट फैशन ब्रांड्स का है, दिस इज नाउ आउटडेटेड, दिस इज नो लॉन्गर इन फैशन, दिस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ स्टाइल। तो यंग जनरेशंस को लगता है कि स्टाइल टू मी इज फैशन, और स्टाइल हमें हमारे कल्चर से भी आती है और हमारे खुद की एक्सप्लोरेशन से भी आती है। कोई तीसरा बंदा हमें बताए कि ये हमारा स्टाइल है, नो, देयर इज अ रीजन ट्रेंड्स केम अप and they came up to sell more, to make somebody feel less. तो फैशन, वेस्टर्न वर्ल्ड में फैशन का पैदाइश ही इसलिए हुई इंसान को ये नहीं बताने के लिए कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत, you are incredible and we are creating something that to make you feel even more beautiful. नहीं, you are not good enough, you are not fair enough, you need to buy fairness creams. Correct. If you are not slim enough, then you have to lose weight and you have to follow 400 trendy diets. You don't have the latest bag or this, you are outdated and not fashionable. So ये एक बहुत systemic problem है। तो हमें कंज्यूमर को ये बताना है कि देखिए, अगर आप इस चीज को खरीदेंगे, आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदिए, क्योंकि ना केवल आप इसको जब खरीदेंगे, आप अपनी लाइफ टाइम के लिए इसको खरीद रहे हो। But brands like me, we also invite our clients to bring back their old Urvashi Kaur pieces to further upcycle. बोर हो गए, बहुत बार पहन लिया, अब मुझे नया नहीं खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा आप ले आइए हमारे पास, और हम उसको दोबारा से एक नया फॉर्म, उसको डीकंस्ट्रक्ट करके, रिकंस्ट्रक्ट करके एक न्यू फॉर्म दे देंगे। एंड अपसाइक्ल्ड पीसेस आर even more beautiful because there is a limitation. When you have a limitation, you're trying to problem solve. Innovation बहुत incredible होती है because you will, it's unexpected, it's a surprise. मैं बैठ के भी अगर डिजाइन करना चाहूंगी तो मेरे माइंड में वो चीज आएगी ही नहीं कि वो पॉकेट पहले यहाँ था, अब वो पॉकेट यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे उसी फैब्रिक में मुझे उसको रिक्रिएट करना था। Correct. एक न्यू फॉर्म देना था, न्यू डिजाइन देना था। सो देयर आर मेनी डिजाइन मॉड्यूल्स दैट कैन बी क्रिएटेड वेयर यू आर ऑफरिंग योर कंज्यूमर, you can also buy back. That's at a future stage. But currently what we are doing is we're inviting them to bring back the collections and we are giving it a new shape, a new design. We over dye it, we give it a new silhouette, and they wear it longer. So they pay a smaller price and then they can wear it longer. We also have the Renew project where, just like आपने वो jacket देखी, it's called the Hoshi jacket. It's made out of archival Banarsis. अगर clients के खुद घर में पड़े हुए उनके loved, cherished heritage pieces अगर हैं, उनकी माँ के या उनकी grandmothers की साड़ियाँ, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं into, we reimagine them into lehengas, into blazers, into tops, into dresses, into many things. Correct. And we invite them to bring it their own design, their own textiles. Okay. तो वो अपने भी टेक्सटाइल्स लेके आ सकते हैं और हम उसको रीइमेजिन करके उर्वशी कौर एस्थेटिक में हम उनके लिए डेवलप करके उनको दे सकते हैं। That's also a business model that I didn't think there was till COVID happened and I had a lot of textiles lying around. मैंने कहा इसका क्या करूं, मैंने बना दिए, वो one of a kind pieces हैं, बट मैंने कहा इसको ऑनलाइन कैसे बेचूंगी, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों को exactly as you get, you are expecting exactly as you see. Exactly, yeah. So somebody sitting across the shores, how will they want to order it? तो वहाँ पे बस आप उनको अवेयर करिए कि भाई these are made out of waste. Correct. तो every piece is unique, but the aesthetic will be the same, the color will be the same, but what patch comes where, and digitally I create mock-ups and I send it to them and they are like, oh wow, okay, now we can visualize it. Correct. So even something that's not visualized is bespoke, created for clients. So there are many solutions, and the solutions are that we make people aware of the value of good design, the value of fair trade, the value of consuming something that has been created responsibly, because we are caring for the people that inhabit the planet and the planet. So अगर वो लोग, अभी I wanted to take my 2 sons to the Zanskar Valley on the चादर trek, January earlier this year. हम जा ही नहीं पाए क्योंकि आइस फ्रीज नहीं हुई। अब आप इमेजिन करिए, वहाँ पे रोड बना रहे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना वहाँ पे हो रहा है कि वो रोड बनाने के चक्कर में वो फ्रीज ही नहीं हुआ, और इतने टूरिस्ट नहीं गए जो ट्रैक करते हैं, 10 दिन की ट्रैक करते हैं, वो ट्रैक ही नहीं हो पाया। और उस वैली में विलेजेस हैं जो
उन टूरिस्ट के लिए कुछ बनाते हैं, उनकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करती है, तो वो लोग ही अब इम्पैक्टेड है, सफर कर रहे हैं. सो बेसिकली इट्स अंडरस्टैंडिंग दैट इफ यू टेक द क्राफ्ट अवे फ्रॉम द community no longer exists. You take the community away, the planet will not exist with us. My goodness. So it's all connected. We are connected. Correct. So मुझे आपसे पूछना है कि जैसे आप जिस तरह से सोच रहे हैं फैशन के बारे में, do we have more designers in India who are thinking on similar? Absolutely. Which I can name many. I can name. Ivan is one of the front runners that I feel is doing incredible. I spent many hours understanding her journey and her reasoning, and I feel these young. That's why I'm naming a young designer, because I feel a lot of these young. You have Archive Rithwik, who I think just won the Circular Design Challenge as well. Studio Medium. From brands that I've myself always been inspired, 1111, Akaro. You see there have been challenges. You see, I love Pero, I love Injury, I love Maku, Soham Dave, Naushad Ali. मतलब बहुत हैं. मैं तो कहती हूँ इंडिया में डिज़ाइन और डिज़ाइनर्स की कमी नहीं है, और हर इंसान में एक क्रिएटिविटी है. बट जिस तरह से आई थिंक रीसेरेमोनियल भी कुछ उन्होंने अभी न्यू ब्रांड है जो स्टार्ट किया है, बट एक दो डिजाइनर्स हैं जो गुल एंड सोराब के नाम से जरूर जाके देखिए. वो बहुत लिमिटेड बनाते हैं और बना के खुद ही पहन के इंस्टाग्राम में डालते हैं, और जैसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा ये है अवेलेबल, कहते हैं सोल्ड आउट. मैंने कहा ये बहुत अच्छा है. सो किस स्केल पे हमने ऑपरेट करना है. डूडलेज अगेन अ वेरी ब्रांड दैट स्पीक्स ऑफ ऑल्सो addressing the problem of the high value. Correct. They are offering sustainable fashion at a much lower price point. And mere saath wale cord, again, very lovely design aesthetic. So I think the options are innumerable now. It's now almost like we're going through some sort of a revolution. Wow. And I love it because everybody has collaboratively, I think COVID created this situation where all publications, international publications, changed their mandate to what to speak of. Indigenous design created indigenously. Wow. I mean, if you create something that is global in design but is locally resourced, from your own community of people, and you are giving back something to them as well. Ownership of their design, of their craft, of their kala. You are giving the world an understanding of India design and Indian textiles. मैं जब जाके देखती हूँ कि पहले किस बारीकी में कोई भी कला हो या ज्वेलरी मेकिंग हो या बुनाई हो या एम्ब्रॉयडरीज हो, मुझे लगता है कि अगर हम उसको पेट्रनेज नहीं देंगे, Correct. तो कौन देगा? I think जब India was going through partition, Correct. and before that, when we were fighting for our struggle, for our freedom, we all came together with a purpose, and we completely supported indigenously made and indigenous design, and everybody got rid of their international clothing. Correct. I'm not saying do that, but I am saying that do we need another fight for freedom to do that? No. What are we fighting today? We are fighting climate change. We are fighting our place on this planet, and for that alone, consume less, consume better, support brands that are taking care of their people, of the artisans. Everybody is getting a fair share, so they also thrive, so that they don't have to move to the urban cities to join call centers. They can continue to live in their beautiful environments and build, sustain and grow in their own kala that has been passed down through their generations. So हम वो कला कल्चर ही हमारा खत्म हो जाएगा अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे. So it is actually a mission that in schools should be taught. जैसे मतलब मैं तो कहती हूँ भाषा भी, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ पूरा हिंदी में बोलने के लिए, बट इससे मुझे ये समझ में आ रही है कि मुझे हिंदी में प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, बिकॉज जो भी हमारी मदर टंग्स हैं, हमको उसको बोलने से एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए. करेक्ट. We can go back and relearn and unlearn what we have, because we've had 200 years of colonization which has impacted our mindset. Correct. So we have to do that unlearning. And in fact, आपने जो इतनी खूबसूरती से ये कांता का जो जैकेट पहना है,
इंडिगो का वो भी। अब इसमें मैं देख रही हूँ जहाँ पे धागा खत्म होके नया धागा शुरू हुआ, राइट, इसकी ब्यूटी है कि इसी से तो पता चलती है कि इसमें कितना समय गया, कितनी ब्यूटी है। 3-4 लोगों ने मिलके बनाया है इसको। Correct. एक लेडीज ने खत्म किया होगा तो उसकी माँ या उसकी बेटी ने शुरू किया होगा वहां से, और फिर यही प्रोसेस है। मैं अभी बॉम्बे में थी, एल इम्पैक्ट पे मेरा टॉक था, तो वहां पे मैं सुन भी रही थी, एक और नेक्स्ट टॉक मैंने सुना, तो वहाँ मोनिका शाह कह रही थी कि वो एक विलेज में गई और विलेज में जब वो लेडीज एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो वो गाना गा रही थी इकट्ठे बैठ के। अच्छा। तो you see that's what craft for us is. Beautiful. For Indians, craft is like a way of life. It's something we do to get together as a community and share and rejoice. जैसे कमिंग बैक टू कि लाइफ की हर खूबसूरती को मजा लेना चाहिए, बिल्कुल। वो नेचर हो या एक कुजीन हो या एक भाषा हो या एक कला हो, यू नो, दैट्स व्हेयर वी हैव टू गेट बैक टू। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ये आपने कहा कि इतने सारे सस्टेनेबल डिजाइनर्स बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल डिजाइनर, क्या इंडिया का मार्केट अभी उतना ग्रो हो गया है, वो कंज्यूमर कम्युनिटी बन गई है जो वैल्यू कर रही है इन सब की, या अभी भी बहुत अवेयरनेस? आई थिंक अभी भी बहुत काम है जो हमें करना है। डेफिनेटली बढ़ तो रही है, बिकॉज और ब्रांड्स शुरू नहीं हो जाते, पब्लिकेशंस भी उनको हाईलाइट कर रही है, फैशन बॉडीज भी उनको हाईलाइट कर रहे हैं। इस साल दे डिसाइडेड नॉट टू हैव ए डे ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट FDCI एंड लैक्मे। उन्होंने कहा कि every day should be considered sustainable. So the more we push, see, we have to do the work, right? From policy to every stakeholder has to collectively come to understand and push the narrative. So there is a lot of work to be done, but everyone in a position of power needs to support brands that are being responsible. In fact, every brand in the world should become more and more responsible. It is not about a choice. It should not be a choice in the future. It should not be a choice. That means policy should come in place. Governments should levy tax on those that are not. Correct. Then the change will happen, right? Yeah, क्योंकि अभी दिल्ली में आप पेट्रोल वाले 2-wheelers नहीं खरीद सकते। कल ही हुआ, तो आई थिंक उस तरह की पॉलिसीज आने से एब्सोल्युटली अगर आप फास्ट फैशन को एक्सपेंसिव या चैलेंजिंग बना दोगे, बिकॉज उनकी जो मार्केटिंग बजट्स हैं हम तो मीट नहीं कर सकते, बट मैं कह रही हूँ कि हम अपनी लोकल कम्युनिटीज में चेंज अगर ला सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी, we're a land where so many people can have access to artisans. Because अभी living, thriving communities हैं artisans की, बल्कि as opposed to the rest of the world, फ्रांस में तो खत्म हो गया है। There is no community creating craft anymore. वो बस स्टूडियोज में रह गई हैं। तो आप शनेल या डोर के उधर जाओगे तो वहाँ दिख जाएंगी आपको, बट हर घर में निटिंग की कुछ दिखती है मुझे लेडीज, वो कैफेज में कम्यून हो जाती हैं और फिर वो निटिंग करती हैं फ्रांस में। मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ, मेरे भाई वहाँ रहते हैं। बट अदर देन दैट, यू नो, लेस मेकिंग था उनका, फैब्रिक्स थे, ऑल ऑफ दैट इज नॉट एग्जिस्टेंट एनीमोर। सो आई डोंट थिंक वी शुड find ourselves in that situation. Our strength is in the 200 million artisans that are in our country or more. It hasn't even been mapped. So the government really has a lot to do, a lot to do, to not only map and measure the impact of industries that are being supported by these artisans, and also provide financial support to anybody that is wanting to start sustainable and responsible business. And abhi recently I was invited by the Ministry of Textiles, had done a little small experiment by inviting upcycling brands. So brands that upcycle, there were 40 brands working in different categories that were invited to showcase their products to, it was at the Delhi Heart, diverse audience of people, and making people aware. जब लोगों को दिखेगा और उनसे बात की जाएगी, समझाया जाएगा, क्यूरियोसिटी, लोग तो क्यूरियस हैं आई थिंक। एंड स्कूल्स में, जैसे स्कूल्स में उन्होंने बोला कि मतलब पटाखे बजाना गलत है, तो आप देखेंगे कि यंगर जनरेशंस में कोई नहीं बजा रहा है, एंड जिन स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है बस वहाँ पे वो प्रथा अभी भी चल रही है। बट तो उसी तरह से हमको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, and government needs to do their bit, designers need to do their bit, and consumers need to do their bit. Correct.
So I'm going to come to the last session, जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर. So you have to quickly give me some answers. Alright. So आपकी तरफ से most underrated sustainable textile in India. खादी. खादी. ओके कोई फेवरेट टेक्निक बताइए जिससे आप वेस्ट फैब्रिक को डिजाइन में कन्वर्ट करते हो. पैचवर्क. ओके आपका सबसे ज्यादा वोर्न आउटफिट जो आपने बार बार पहना है. दावा शर्ट. जो मैंने अभी पहना है. ओके तो किसी आर्टिजन के साथ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जिससे आपकी ब्रांड की डायरेक्शन ही चेंज होगी या जिस तरह से आप सोचते थे इसके बारे में वही चेंज होगी. एनीथिंग. बहुत सारे लोग. फिर भी कोई एग्जांपल. एक एग्जांपल. राइट. एक्चुअली ये रीसेंट कॉन्वर्सेशन है. प्रेम है उनका नाम. उन्होंने हैंडलूम स्कूल से ग्रेजुएट किया था. हाँ ठीक है. और हैंडलूम स्कूल से ग्रेजुएट करके हमारी निवेदिता जी थी जो विमेंस वीव में काम करती थी और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया प्रेम से. और प्रेम आए अभी दिल्ली एक मार्केटिंग कोर्स करने के लिए और वो मुझे बता रहे थे कि अब उनकी लूम्स इतनी हो गई हैं और इतना काम बढ़ गया है उनका कि वो अब अपने शहर छोड़ के शहर से बाहर आसपास के गांव में वो विमेन को वो बुनाई सिखा रहे हैं और क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उस डिमांड को मीट कर सकें. तो ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा देखो सैली होलकर जी जिनको अभी पद्मश्री भी मिला उन्होंने हैंडलूम स्कूल की शुरुआत की. उन्होंने फिर हम डिजाइनर्स को कनेक्ट किया और हमने उनके स्टूडेंट्स के जो ग्रेजुएटिंग के बाद वो जो उन्होंने फैब्रिक्स बनाए उनको सपोर्ट किया. गुड अर्थ ने भी सपोर्ट किया. मिसेस लाल ने भी. आई रिमेम्बर उन्होंने एक फिनाले हुआ था जहाँ पे जितने भी डिजाइनर्स थे जो गुड अर्थ के साथ काम करते हैं उनको बुलाया था कि भाई आप इनके फैब्रिक्स के साथ डिजाइन्स करके दिखाइए. तो आई थिंक जितना सपोर्ट मिलेगा वो क्रिएटिव डिग्निटी ने अभी वो मार्केटिंग कोर्स ऑफर किया था जिस कोर्स के लिए प्रेम आए थे. तो अब आर्टिजन खुद मार्केटिंग सीखना चाहते हैं. तो आई एम रियली बिल्कुल यू सी हाउ इट गोज अ फुल सर्कल. तो जितना भी आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं आप देखेंगे कि वो उनको और प्रोत्साहित होते हैं वो खुद उस पे इम्पैक्ट लाने के लिए. एंड इतना अर्निंग पावर भी है कि मतलब ग्रोथ भी है प्रॉफिट्स भी हैं. So certainly I would say not to negate what we are doing. There is but resilience चाहिए होती है क्योंकि जब तक from birthing a design or a concept or a fashion brand to you being fully sustaining that business, you have to burn the midnight oil. You have to invest everything that you have, your energies, your money. You have to, I would say, beg, borrow, steal, do whatever you need to do to invest in your own vision and there is a beautiful future. तो एक बात बताइए ये जो इतना exploitation of craft cluster के बारे में इतने आर्टिकल आते हैं what is your insight of that? I think there needs to be some bodies that ensure कि ऐसा ना हो. मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं हुआ है बट क्या ये हकीकत है वो जरूर है. Okay, and role of technology in preserving handmade textiles क्या है? ब्रिलियंट. मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जहाँ पे मैंने एक इंडिविजुअल आईडी बनाई थ्रू अ स्कैन